दोस्तों, हमारे इस देश भारत को जब भी कभी जरूरत पड़ी है, तब देश का मुसलमान हमेशा अपना तन, मन और धन लगाने के लिए सबसे आगे रहा है। फिर बात चाहे आजादी की लड़ाई की हो या आजाद भारत के इतिहास की, मुसलमानों ने हर वक्त देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश के काम आना फक्र की बात समझते हैं। इसीलिए जो योगदान मुसलमान भारत के लिए देते आए हैं, उस बारे में कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने, उससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये किसी को दिखाने के लिए या फिर कुछ साबित करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपनी देश से मोहब्बत और जुड़ाव की वजह से किया है। और यही हर एक सच्चा देश प्रेमी करता है। लेकिन कुछ नफरत फैलाने वालों ने इसी बात का गलत फायदा उठाते हुए यह झूठ फैलाना चालू किया कि मुसलमानों का आजादी के बाद देश की तरक्की में कोई योगदान ही नहीं रहा है। जो भी योगदान था वह सब आजादी से पहले का था। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसे इतना फैलाया कि लोग आंख बंद कर इसको सच समझने लगे। इसीलिए मजबूरीवश आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे इस झूठ का पर्दाफाश हो और साथ ही समाज की नौजवानों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले। देश में मुसलमानों का योगदान हर कोने में है और सभी के बारे में बता पाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही कवर कर सकते हैं और सिर्फ कुछ लोगों के बारे में ही बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी देश के लिए सबसे अहम डिफेंस डिपार्टमेंट यानी कि रक्षा विभाग की। इसमें सबसे पहले नाम आता है परमवीर अब्दुल हमीद का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर परमवीर शहीद अब्दुल हमीद के स्मारक पर सर झुकाने पहुंचे थे। परमवीर अब्दुल हमीद ने काम ही ऐसा किया है कि देश कभी उसे भूला नहीं सकता। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ भारत पर हमला किया। भारतीय सैनिकों के पास न तो उस वक्त टैंक थे और न ही कोई बड़े हथियार। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और एलएमजी के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड खुली जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर उन्हें ध्वस्त करना चालू कर दिया। और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के वीर सैनिकों के हाथों हो रही तबाही को रोकने के लिए सबरी जेट्स के जरिए हवाई हमले भी चालू किए, लेकिन परमवीर अब्दुल हमीद और उनकी बटालियन को रोक नहीं सके। देखते ही देखते भारत युद्ध भूमि पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया और पाकिस्तानी टैंक छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में यह घटना भारत की जीत में निर्णायक साबित हुई। लेकिन खुली जीप में बारूद और गोलियों की बौछार का वीरता से सामना करते हुए परमवीर अब्दुल हमीद बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर रेजिमेंट की हिंदुस्तानी मुसलमान कंपनी से ताल्लुक रखते थे। यह हिंदुस्तानी मुसलमान कंपनी आज भी भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम सैनिकों की ही भर्ती की जाती है। परमवीर अब्दुल हमीद के बाद बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अहमद जकी की। दोस्तों, युद्ध के दौरान अकेले ही दुश्मन के बंकर को तबाह करने वाले और दुश्मन की गोलियों से घायल हुए इस वीर को भारत के उच्च रक्षा सम्मान वीर चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जकी ने 38 साल तक भारतीय सेना की सेवा की और कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जैसे कमांडर ऑफ मैराथा लाइट इन्फेंट्री, पंजाब ब्रिगेड के ब्रिगेडियर, आसाम राइफल्स के डीजी इन जनरल, मेजर जनरल कमांडर ऑफ तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा, जम्मू और कश्मीर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन श्रीनगर, और भी बहुत। 1988 में लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि हासिल की और कश्मीर इंसर्जेंसी के वक्त कॉर्प कमांडर ऑफ चिनार कॉर्प श्रीनगर रहते हुए उसमें विशेष योगदान दिया। वीर मोहम्मद जकी को उनकी सेवा के दौरान सैन्य सेवा मेडल, विदेश सेवा मेडल, संग्राम मेडल, रक्षा मेडल, स्पेशल सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल,
परम विशिष्ट सेवा मेडल जैसे कई सम्मान मिले। रिटायर होने के बाद भी मोहम्मद जकी ने देश के लिए अपनी सेवा जारी रखी और जम्मू कश्मीर के गवर्नर के सलाहकार के रूप में काम किया। जीवन भर की इस देश सेवा के लिए लेफ्टिनेंट को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, अब इस कड़ी में अगला नाम आता है नौशेरवा के शेर के नाम से जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। मोहम्मद उस्मान वह शख्सियत थी जिसकी बहादुरी और काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता था। इसी कारण भारत पाकिस्तान विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्हें पाकिस्तान में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्नाह ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान सेना के सबसे बड़े पद यानी कि सेना अध्यक्ष बनने का ऑफर भी दिया था, जिसे मोहम्मद उस्मान ने ठुकरा दिया था। 1948 में भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने एक अघोषित और भयंकर युद्ध शुरू कर दिया और भारत के झंगड़ पर कब्जा कर लिया। झंगड़ को कब्जे में लेने के बाद पाकिस्तान का इरादा नौशेरा को कब्जे में लेकर कश्मीर को भारत से काटने का मंसूबा था। युद्ध में भारत को अपनी पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान को यहां से पूरी तरह से बेदखल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना नौशेरा को चारों तरफ से घेर रही थी। नौशेरा राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वीर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के हाथ से झंगड़ निकल जाने के बाद 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर बने और उन्होंने ये अहद यानी कि प्रण लिया कि वह तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा से भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं आ जाता। वीर ब्रिगेडियर ने इस मकसद में अपनी जान लगा दी और झंगड़ पर फिर से भारत का झंडा लहराया। वे अपने वादे के मुताबिक तब तक जमीन पर ही सोते रहे और इस विजय के बाद ही उन्होंने अपना यह अहद यानी प्रण तोड़ा। इसके बाद एक बार फिर 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान ने नौशेरा पर बहुत बड़ा हमला किया। ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप इतनी मजबूत थी कि भारतीय सैनिकों ने उसी दिन हमले को नाकाम कर जीत हासिल कर ली। इसके बाद पूरे नौशेरा को पाकिस्तान सेना से खाली करवा लिया गया, जिससे ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरवा का शेर के नाम से पहचाना जाने लगा। दुश्मन के हर मंसूबों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो रहे ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे भारतीय ऑफिसर थे जिनका सर कलम करने के लिए उस वक्त पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था, जो सन 1947 में बहुत बड़ी रकम होती थी, जो आज लगभग 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होती है। इसके बाद भी आखिरी समय तक ब्रिगेडियर उस्मान देश की सरहद की रक्षा करते रहे। 2 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने झंगड़ पर 5वीं बार हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक अफसर ने कहा कि दूसरे इलाके में चले जाएं क्योंकि यहां बहुत खतरा है, लेकिन उस्मान नहीं माने। बंकर में बैठकर आदेश देने के बजाय वह मोर्चे पर डटे रहे। इसी दौरान उस्मान के ठीक सामने 25 पाउंड का एक गोला आकर गिरा, जिससे उनके पूरे शरीर पर छर्रे घुस गए। झंगड़ और सैनिक तो बच गए, पर ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर शहीद हो गए। जाते जाते उनके अंतिम शब्द थे कि हम तो जा रहे हैं, पर देश की जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा न होने पाए। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे। लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग उनसे दोहरा जी कर भी नहीं पा पाते हैं। नौशेरवा की इस शेर को शहादत के बाद महावीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, इन्हीं की तरह ऐसे ही सैकड़ों बहादुर मुस्लिम हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे ही कई परिवार भी रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करते रहे हैं, जैसे मेजर जनरल सैयद मेहदी हसनैन और उनके बेटे लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अता हसनैन। मेजर जनरल सैयद मेहदी हसनैन, जो कि भारतीय सेना के पूर्व जनरल अधिकारी थे। 1959 में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में उन्होंने 4 गढ़वाल राइफल्स बटालियन की स्थापना की। जी हां, स्थापना भी की और इसके कमांडिंग ऑफिसर भी बने। यही नहीं, उन्होंने 1966 में 115 इन्फैंट्री ब्रिगेड का भी गठन किया और इसके भी पहले ब्रिगेड कमांडर बने। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना की 20 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। आखिर में उन्होंने 27 जनवरी 1972 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक इन्फैंट्री का पद संभाला।
इसी परंपरा को आगे बढ़ाया उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने वर्ष 1988 से 90 के दौरान श्रीलंका में ओएन परेशन पवन में भाग लिया और 1990 से 91 में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में भाग लिया। 1990 के दशक के दौरान कर्नल हसनैन ने मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया और बाद में युद्धग्रस्त अफ्रीका के रवांडा में सेवा दी। उन्होंने कश्मीर नागरिकों की शिकायतों और चिंताओं को दूर करने और सेना को उनके करीब लाने के लिए कई बैठकें कीं और कई योजनाएं बनाईं। 9 जून 2012 को लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने सेना के मुख्यालय नई दिल्ली में सैन्य सचिव के रूप में पदभार संभाला। वह पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 कूटनीति के एक शानदार सदस्य हैं और कश्मीर मामले में भारत के लिए एक्सपर्ट रहे हैं। उन्हें 2003 में विशेष सेवा पदक, 2005 में सेना पदक, 2009 में अत्यंत विशेष सेवा पदक, 2012 में उत्कृष्ट युद्ध सेवा पदक और 2013 में परम विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आर्मी ही नहीं बल्कि जल, थल हो या आकाश, भारत के बहादुर मुस्लिम सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी जान की बाजी लगाई है। ऐसे ही एयरफोर्स की बात करें तो नाम आता है वीर विंग कमांडर अब्दुल नसीर हनफी का, जो कि अपने कारनामों और बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजे गए हैं। 23 सितंबर 1987 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल नसीर हनफी को सेना की सहायता के लिए सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया। ऐसे समय में जब दुर्गम इलाके में हमारी सभी अग्रिम चौकियों पर दुश्मन द्वारा हमला किया जा रहा था और गोला बारूद और अन्य रसद सहायता की मांग सामने थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हनफी ने मौके पर पहुंचकर चुनौती स्वीकार की। इस नाजुक समय में उन्होंने बहुत ही कम वक्त में उड़ान भरते हुए तुरंत ही उस क्षेत्र में जरूरी सेना सहायता पहुंचाने के मिशन को अंजाम दिया। सूरज उगने से लेकर सूरज के डूबने तक बर्फीले तूफान और बेहद खराब मौसम की परवाह किए बगैर दुश्मन की गोलीबारी के बीच सुबह से शाम तक 14 से 15 बार वे बार बार उड़ान भरते रहे। अपनी जान और सुरक्षा की परवाह किए बिना वीर अब्दुल नसीर लगातार 3 दिन तक बिना रुके अकेले ही यह काम करते रहे और सियाचिन में लड़ रहे जवानों का मनोबल और ताकत बढ़ाते रहे। एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जहां दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए बंदूकों से लगातार गोलीबारी की आवश्यकता होती थी, उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन की चौकियों के करीब स्थित क्षेत्र से एक ही दिन में 38 घायलों को निकालकर असाधारण कारनामा किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल नसीर हनफी ने दुश्मन के सामने हाई लेवल की प्रोफेशनल स्किल्स और बहादुरी दिखाई, जिसके कारण उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ की। एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ ने 1965 में एयर डिफेंस कंट्रोलर के पद से युद्ध में भाग लेना शुरू किया और अपनी बहादुरी और काबिलियत की बुनियाद पर युद्ध में भाग लेते हुए और प्रोमोट होते हुए वीर हसन लतीफ 1977 तक एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के उच्च पद तक पहुंच गए। मई 1978 में भारत सरकार ने उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में रहते हुए वीर हसन लतीफ ने भारतीय वायुसेना को और भी मजबूत करने के लिए मिग-23, मिग-25 और जैगुआर विमान खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिटायरमेंट के बाद चीफ हसन लतीफ ने महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में देश की सेवा की और 1985 में फ्रांस में भारत के एम्बेसडर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। चीफ हसन लतीफ को कई सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी पत्नी बिल्किस लतीफ भी देश सेवा और समाज सेवा में पीछे नहीं रही और उन्होंने मुंबई के धारावी में बहुत से समाज सेवा के कामों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसी तरह मुस्लिम जवानों ने नेवी में भी अपनी देश की रक्षा के लिए जान लगा दी और उन्हें भी सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे नौसेना मेडल सम्मानित कमोडोर इफ्तिखार आलम, कैप्टन मोहम्मद तेजू, कैप्टन अब्दुल रहीमान सादिक, सीमैन अजहर अजहरुद्दीन, विशिष्ट सेवा मेडल सम्मानित कमोडोर सलीम मसूद अनवर शौर्य चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कमोडोर मोहम्मद AR सुबहान सीडी गण अली मोहम्मद आदि। दोस्तों, जब बात देश की रक्षा की हो तो मुस्लिम महिलाएं भी कैसे पीछे रह सकती हैं।
बात करते हैं वहीदा प्रिज्म खान की। वहीदा प्रिज्म खान कश्मीर से है और एक भारतीय नौसैनिक सर्जन हैं। वे 2006 में आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे में एनुअल परेड को कमांड करने वाली पहली महिला बनी थीं। उनके पिता, जो कि एक शिक्षक थे, उनकी 2001 में आतंकवादियों ने उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय हत्या कर दी थी। वहीदा खान के पूरे संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि एनसीईआरटी ने कक्षा चौथी के सिलेबस में उन्हें शामिल किया है। ऐसे ही नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का। लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी ने 18 देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसमें रशिया, अमेरिका और चीन भी शामिल थे, उसको लीड किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला अफसर बनकर देश का गौरव बढ़ाया। इसी जॉइंट ऑपरेशन में सोफिया, जो इंडियन आर्मी के सिग्नल कॉर्प से हैं, उन्होंने 40 सदस्यों के भारतीय सेना दल का नेतृत्व किया था और इसी तरह मुस्लिम महिलाओं का सेना में शामिल होने और देश का गौरव बढ़ाने का सिलसिला जारी है। पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा क्लियर की और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली इंडियन एयर फोर्स की फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया और वे भी अब देश की रक्षा में अपनी भागीदारी देने को तैयार हैं। दोस्तों, ये कुछ चंद नाम हमने आपको बताए हैं, जबकि ऐसी सैकड़ों जवान रहे जिन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बानी की। चीन के साथ युद्ध हो या कारगिल युद्ध, हर युद्ध में दर्जनों मुस्लिम सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। देश के हर सैनिक जिसने अपनी जान की बाजी देश की हिफाजत के लिए लगा दी, उस हर एक सैनिक का देश हमेशा एहसानमंद रहेगा और हम सभी हर एक सैनिक को सलाम करते हैं। दोस्तों, देश की रक्षा के मामले में सिर्फ सरहद पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी देश और देशवासियों की सुरक्षा में सबसे अहम रोल अदा करने वाले डिपार्टमेंट आईबी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, में भी मुस्लिमों का योगदान रहा है। क्या आप जानते हैं सैयद आसिफ इब्राहिम के बारे में, जो कि भारत की खुफिया विभाग के सबसे बड़े पद और डिपार्टमेंट यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर रहे, जबकि आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड से देश को साफ करने वाले देश के सबसे अहम स्पेशल फोर्स एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसने ही देश को आतंक से मुक्त करवाया है, उस स्पेशल स्क्वाड यानी कि एटीएस को बनाने वाला और उसका फाउंडर ही एक मुस्लिम था, जिनका नाम था आफताब अफहमद खान। जी हां, आप चौंक गए होंगे कि मुस्लिम, जिनका नाम हमेशा आतंकवाद से जोड़ा जाता है। दरअसल मुस्लिम और इस्लाम का कोई संबंध आतंकवाद से नहीं है। अगर आपको इसकी हकीकत पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स कर बताएं। सैयद आसिफ इब्राहिम आईबी प्रमुख और आफताब अफहमद खान एटीएस के फाउंडर, इन दोनों ही के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगले पार्ट में मुस्लिमों का योगदान किस डिपार्टमेंट और फील्ड में जानना चाहते हैं, वह कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हम इसे अगले पार्ट में शामिल कर सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमारी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।